एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। तो बायोलॉजी के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं हम सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जब हम उत्सर्जन तंत्र की बात करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, और ये डिफरेंट एनिमल्स में भी होता है, और अगर हम बात करें ह्यूमंस में भी तो इसमें भी होता है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं कि ह्यूमन जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है, ये एक वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक्सक्रिएटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो हमको ये ध्यान आता है कि हमारे बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है चलती रहती है हमारे लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए, अर्थात विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती रहती है, जिससे हमारा जीवन की प्रक्रिया जो है निरंतर चलते रहता है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्रक्रियाएं होती हैं, ऑल दिस प्रोसेसेस जो है बेसिकली जनरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट इन आवर बॉडी। बोलने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में जो है कोशिकाएं लगातार कार्य करती है और वेस्ट प्रोड्यूस करती है। इसके अलावा विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करती है। तो इस पूरी क्रियाविधि को, मतलब वेस्ट और जो भी विषाक्त पदार्थ है, टॉक्सिन्स है, उनको बाहर निकालने का प्रोसेस जो है बेसिकली उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन कहलाता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें जो अंग काम करते हैं, जो ऑर्गन बॉडी के इस प्रोसेस को जो है फंक्शनिंग करने का काम करते हैं, बेसिकली दैट पार्ट इज नोन एज एक्सक्रिएटरी ऑर्गन ऑफ बॉडी। उसी अंगों को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग बोलते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी में कौन कौन सी उत्सर्जी अंग है, विच काइंड ऑफ एक्सक्रिएटरी ऑर्गन वी हैव इन आवर बॉडी, तो हम देखते हैं कि वृक्क है, जिसको हम किडनी बोलते हैं। सेकंड आपका लंग्स, ये भी एक्सक्रिएटरी ऑर्गन में आता है। त्वचा, स्किन, लगातार जो है स्वेटिंग होता है, वो क्या है? तो अगर हम बात करें तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, उत्सर्जी अंग भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यकृत, लीवर को भी हम बोलते हैं, और साथ ही साथ इंटेस्टाइन, आंत। ये 5 जो आप ऑर्गन देख रहे हैं, ये बेसिकली कहलाते हैं मनुष्य में उत्सर्जन अंग, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पांचों के पांचों क्या कहलाते हैं? एक्सक्रिएटरी ऑर्गन कहलाते हैं। नाउ आगे हम बढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन का डायग्राम। हालांकि आपको ध्यान रखना है, ये आपके मेंस के सिलेबस में नहीं है, और अगर मेंस के सिलेबस में नहीं है तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि ये आपका एक्सक्रिएटरी ऑर्गन है, जिसमें पेयर ऑफ किडनी होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, और ये किडनी का जो है बेसिकली डायग्राम है, क्रॉस सेक्शन व्यू है, और इसके अंतर्गत पाया जाता है बेसिकली अगर बात करें तो नेफ्रॉन, जिसके बारे में हमको पढ़ना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसके अलावा यूरेथ्रा जो है आप देख पा रहे हैं, ये है, और किडनी पेयर में होती है, बस इतना आपको जानना है। और किडनी के टॉप में क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि उसको बोलते हैं। इतना आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं, ये हिंदी में भी आप देख रहे हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी, जिसको हम वृक्क बोलते हैं, और उसके अंदर का ये जो है सेक्शन है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो आप देख रहे हैं, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। ठीक है, किसका डायग्राम? नेफ्रॉन का डायग्राम। तो इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। नेफ्रॉन के डायग्राम में कुछ जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको हम बोमेन संपुट, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, और ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, एक पार्ट है ग्लोमेलिकस या कोशिका गुच्छ, उसको बोलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो पार्ट है, ये जनरली नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं। और इस पूरे सेक्शन में अगर हम बात करें, जो आप देख रहे हैं ये वाला सेक्शन जो है, यहाँ पर ब्लड जो है बेसिकली क्षमता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड यहीं पर होता है। बस इसको आपको ध्यान रखना है। तो नेफ्रॉन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है किसमें? पूरे एक्सक्रिएटरी सिस्टम में, ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम में। उस वर्ड को आपको यहाँ पर याद रखना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ आगे हम बात करते हैं। अब जो भी हम पॉइंट यहाँ पर देखने वाले हैं, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेंस में आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बाकी चीज़ों के बारे में। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रत्येक वृक्क में, मतलब ईच किडनी हैव 1,30,000 जो है माइक्रोट्यूबल्स, जिसको हम सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन, ये जो ट्यूबल्स है इसको हम क्या बोल रहे हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। और अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पर नेफ्रॉन ही बोलते हैं, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। बोलने का मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं?
बेसिकली कि हर किडनी में नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है विच इज़ नोन एज नेफ्रॉन, और उसी को हम फंक्शनल यूनिट के बारे में के नाम से जानते हैं। फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेनली अगर हम बात करें कि किडनी के अंदर जो ब्लड का फिल्टरेशन हो रहा है वो मेनली नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल में बेसिकली जो है वो प्रोसेस होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन को हम कार्यात्मक इकाई बोल रहे हैं, फंक्शनल यूनिट बोल रहे हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। दूसरा, स्ट्रक्चरल यूनिट भी उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ब्लड का जो संगठन है, मतलब रक्त का संगठन या ब्लड का जो एक प्रकार से बोल सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा जो घटक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसके हैं, उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन ही करता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम ग्लोमेरुलस और रेनल ट्यूबल्स बोलते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। जो मेन हिस्से हैं, अगर हम बात करें रेनल ट्यूबल और ग्लोमेरुलस, अगर मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि ये जो सेक्शन कहला रहा है ये ग्लोमेरुलस कहला रहा है, और ये ट्यूब जो दिख रहे हैं इसको हम रेनल ट्यूब बोलते हैं। इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। तो लगभग पर डे की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब पर मिनट एवरेज में, एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 1100 से लेकर 1200 ml ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। मतलब अगर हम देखें 1.1 से लेकर 1.2 लीटर या फिर 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट फिल्टर करता है किडनी, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 1.2 लीटर, 1 से लेकर 1.2 लीटर के बीच में ब्लड पर मिनट यूरिन किसमें अगर हम बात करें तो इसका फिल्ट्रेशन होता है। कहाँ फिल्ट्रेशन होता है? किडनी में, जिसको हम वृक्क बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये छन्ने की प्रक्रिया होती है पर मिनट। ये डेटा को आपको याद रखना है, ये जनरली पूछा जाता है। अब अगला एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन जो है बेसिकली ऑन एन एवरेज पर डे कितना लीटर यूरिन जो है एक्सक्रिएट करता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है 1 से लेकर 1.5 लीटर, मतलब 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट करता है ऑन एन एवरेज। ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। तो मैं पहले क्या बताया कि 1 से लेकर 1.2 लीटर तक ब्लड या ml में आप देख सकते हो इतना फिल्टर करता है पर मिनट। ये ब्लड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि एडल्ट जो ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में कितना यूरिन एक्सक्रिएट होता है पर डे, तो 1 से लेकर 1.5 लीटर, इतना आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यूरिन में मान लो कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है या फिर कीटोनूरिया है, कीटोन ज़्यादा है, ठीक है। उस केस में उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया या कीटोनूरिया बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि ये इंडिकेशन है किसका? डायबिटीज़ मेलिटस। ये एक प्रकार का डायबिटीज़ का टाइप है, डायबिटीज़ मेलिटस, और एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ मेलिटस क्या होता है? जब यूरिन में अगर ग्लूकोज की मात्रा लगातार अगर ज़्यादा रहती जाती है तो आप समझिए कि वो इंडिकेशन है, वो संकेत है डायबिटीज़ मेलिटस का। इसको आपको ध्यान रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जनरली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूरिन के कंपोजिशन के। जो मूत्र है उसके घटक की बात करते हैं कि कितना क्या क्या जिसमें होता है। तो 95% ऑफ यूरिन वाटर होता है, 2.5% यूरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिया हमारा इंपॉर्टेंट एक्सक्रिएटरी पार्ट है, ठीक है। और 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। तो 95% जल, 2.5% यूरिया एंड 2.5% अदर वेस्ट। इसको आपको याद रखना है। नाउ तो कोई भी एनिमल है वो कौन कौन से एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट एक्यूमुलेट करता है, उसके शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ जो हैं बनते हैं वो एक्यूमुलेट करता है। तो अमोनिया होता है, यूरिया होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ है, अलग अलग जीवों में अलग अलग पाया जाता है। जैसे हमारी बॉडी में यूरिया पाया जाता है तो किसी की बॉडी में अमोनिया पाया जाएगा, किसी की बॉडी में यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो पाया जाता है। इसके अलावा वाटर और कुछ आयोन जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, फास्फेट, सल्फेट, ये सब हैं जो बेसिकली हमारे शरीर के उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अर्थात मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है उनके द्वारा जो है ये एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं आगे
कि ये जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट है ये या तो पार्शली या तो पूरी तरह से हमारे बॉडी से निकल जाते हैं बाय एक्सक्रिएटरी ऑर्गन्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द बेसिकली अगर हम देखें कि कौन कौन से इसमें नाइट्रोजनस मेन नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, जो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से वेस्ट जो है नाइट्रोजनस वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, तो एक तो अमोनिया है, दूसरा यूरिया है और तीसरा यूरिक एसिड। तो फर्स्ट अमोनिया, सेकेंड यूरिया एंड थर्ड यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कहलाते हैं और जो ह्यूमन की बॉडी से या फिर किसी एनिमल की बॉडी से एक्सक्रिएट किए जाते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से वेस्ट किसकी किसकी बॉडी से जो है एक्सक्रिएट होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन सा एनिमल कौन से बेसिकली आपके वेस्ट को जो है रिलीज कर रहा है अपनी बॉडी से। तो अमोनिया की बात करते हैं। तो सबसे पहले अमोनिया के बारे में जान लेते हैं कि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक फॉर्म होता है किसका, वेस्ट का। ठीक है, तो किसी के बॉडी में अमोनिया है तो मतलब सबसे ज़्यादा टॉक्सिक जो है फॉर्म है, इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यूरिक एसिड जो होता है ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है। मतलब अभी तक जो हमने एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट जाना उन सारे एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट में अगर हम बात करें तो अमोनिया मैक्सिमम टॉक्सिसिटी जो है प्रोसेस करता है, जबकि यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है, सबसे कम विषाक्त होता है और अमोनिया सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है। इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी जलीय जीव होते हैं, जो भी जल में रहने वाले जीव हैं उनको हम एक्वाटिक एनिमल्स या जलीय जीव बोलते हैं। ये इसमें एग्जांपल के तौर पर फिशेस, मछलियों के एग्जांपल ले लेते हैं। इनके सेल वेस्ट जो है, जो एक्सक्रिएट करते हैं, वो गैसियस फॉर्म में अमोनिया को एक्सक्रिएट करते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो किस रूप में अपना जो है पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं, तो अमोनिया के रूप में। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, जो कि डायरेक्टली वाटर में क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है क्योंकि वो पानी में रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लैंड एनिमल्स की बात करें तो कुछ लैंड एनिमल्स जो स्तनधारी हैं, जो जमीन में रहते हैं, जैसे कि बर्ड्स की भी बात कर रहे हैं, लेजर्ड्स की भी बात कर रहे हैं, स्नैक्स की भी बात कर रहे हैं, मतलब पक्षियां और सरीसृप। ठीक है, ये कैटेगरी में आ गए। और ये जो हैं सेमी सॉलिड, मतलब पूरी तरह से सॉलिड नहीं और ना पूरी तरह से लिक्विड, सेमी सॉलिड। ठीक है, अर्ध ठोस बोल सकते हैं, उस प्रकार के कंपाउंड को बाहर निकालते हैं और क्या नाम है उसका, यूरिक एसिड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जलीय जीव अमोनिया के रूप में, बर्ड्स, लिजार्ड, स्नैक्स ये यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल के रूप में अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालते हैं, जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है, मैंने आपको बताया। और अमोनिया हाईली टॉक्सिक एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट। मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन, ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, 2.5% यूरिया होता है यूरिन में, वही मेजर एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट होता है जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। और उसका कितना परसेंटेज होता है, 2.5%, और 95% वाटर यूरिन में होता है और 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान की किडनी मान लो काम करना बंद कर दी, डैमेज हो गई या कुछ प्रॉब्लम आ गया किडनी में, तो उसको क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम बोलते हैं किडनी फेलियर। जब वह किडनी काम करना बंद कर देगा तो किडनी फेलियर अगर हुआ तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, जिससे हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती जाएगी और कहीं ना कहीं उसमें मौजूद टॉक्सिक वेस्ट जो है वो दूसरे ऑर्गन को भी क्या करेंगे, प्रभावित करना शुरू कर देंगे। तो फिर उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उस स्थिति में हम आर्टिफिशियल किडनी का इस्तेमाल करते हैं बॉडी के वेस्ट को निकालने के लिए, जिसमें ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। तो डायलिसिस की जरूरत किसको पड़ती है, जिसका किडनी फेल हो जाता है, जिसका किडनी फंक्शनिंग करना बंद कर देता है ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। ये जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। नाउ आगे हम पढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें डिस्कस करते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब हम वाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड, वहाँ एक हार्मोन होता है जिसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, ADH, या फिर उसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना कि हमारी बॉडी में कुछ ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कुछ ऐसे रिसेप्टर्स, संवेदी बोल सकते हैं तंत्र होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड का जो संगठन है अगर उसमें परिवर्तन हो रहा है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में परिवर्तन हो रहा है, उसके कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं
और उससे क्या होगा कि उससे हमारी बॉडी में एक विशेष प्रकार का हार्मोन्स क्या होता है, रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन एडीएच या फिर उसको हम बोलते हैं वैसोप्रेसिन। और ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है उसके रेगुलेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो एडीएच हमारे बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन को नियंत्रण में करता है, मतलब हमारी बॉडी में कितना फ्लूइड होना चाहिए, कितना फ्लूइड बाहर निकलना चाहिए, कितना एब्जॉर्ब होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का काम करता है कौन, एडीएच। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एडीएच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल या वैसोप्रेसिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन ऑस्मोटिक रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को, जल के पुनर्अवशोषण को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हार्मोन। तो एडीएच हार्मोन, इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर ऑलरेडी नेक्स्ट पॉइंट यही है, एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो मैंने आपको बताया कि एडीएच जो है या वैसोप्रेसिन हार्मोन है, ये जल के पुनर्अवशोषण को जो है क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। अर्थात हम एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी से एक्सेस फ्लूइड बाहर ना निकल जाए, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वैसोप्रेसिन। मतलब आपकी यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम कौन करता है, अर्थात ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर ना निकल जाए, लॉस ऑफ वाटर ना हो जाए, ये चीज को मेंटेन करने का काम करता है वैसोप्रेसिन एडीएच। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यहां पर ध्यान में रखना है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो एडीएच का होता है, एडीएच दो काम करता है, एक तो वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का, और दूसरा जो है ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। तो दोनों ऑप्शन में आपको देखना है, और दोनों ऑप्शन दिए हैं तो दोनों ऑप्शन को टिक करना है। अगर मल्टीपल ऑप्शंस में आपको दिया हुआ है तो पहला प्रायोरिटी तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन या फिर ऑस्मोटिक रेगुलेशन भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, या फिर वाटर बैलेंस या फ्लूइड बैलेंस, आपको कुछ भी ऐसा जो है ऑप्शन में दे सकता है। तो इसको आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो है बेसिकली एक्सक्रिएटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र से जो क्वेश्चन आ सकते थे, चाहे वो डिफरेंट एनिमल्स में हो, दूसरे जीवों में हो, चाहे वो ह्यूमन में हो, किस प्रकार से कौन सा पदार्थ निकलता है, कौन सा ज़्यादा टॉक्सिक है, कौन सा कम टॉक्सिक है, कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए या मेंटेन करने के लिए, ये सारी बातों को हमने यहाँ पर जो है डिस्कस किया है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सक्रिएटरी सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है तो जनरली इन्हीं पॉइंट से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, और ये मेंस के टॉपिक में तो है नहीं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ना भी नहीं है इसको, और बाकी चीज़ें जो होती हैं उसको तो हम ऑलरेडी मेंस में कवर करते ही हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे क्लास में हम कुछ और बचे हुए सिस्टम को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम प्लांट बायोलॉजी का सेक्शन जो है उसको हम कवर करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।